वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के साथ, जिसका चैप्टर है चैप्टर 7 और इसका शीर्षक है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले हमने क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। क्लास 7 की हिस्ट्री में भी हमने 6 चैप्टर तक अच्छे से कंप्लीट किया है, तो उसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस चैप्टर में कितने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, चलिए हम उसे देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें जनजातियों के बारे में। तो ये मुख्यतः कृषक, शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी तथा गख्खर जनजाति प्रमुख थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब में कौन कौन सी जनजाति और कब प्रमुख थी, तो पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं शताब्दी में और 14वीं सदी में गख्खर जनजातियाँ प्रमुख थी। अकबर ने कमाल खान गख्खर को मनसबदार बनाया था। यानी ये जो कमाल खान गख्खर थे, ये कौन थे, तो अकबर के समय ये उनके दरबार में मनसबदार का कार्य करते थे। मुल्तान और सिंध में लंघा और अरगून तथा उत्तर पश्चिम में बलोच जनजातियां थीं। अगर आपसे पूछा जाए कि लंघा, अरगून और उत्तर और बलोच जनजाति कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, तो आपका जवाब होगा मुल्तान और सिंध में लंघा और अरगून तथा उत्तर पश्चिम में बलोच। ठीक है। पश्चिमी हिमालय में गड्डी यानी गडेरियों की जनजाति थी। जो गडेरिया होते थे ना, उन्हें ही गड्डी कहा जाता था। और उत्तर पूर्व भाग पर नागा, अहोम और दूसरी जनजातियों का प्रमुख था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे मौजूदा बिहार और झारखंड में 12वीं सदी में चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ था, जिन पर अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1591 में हमला किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में 12वीं सदी के चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ था और उन पर अकबर के किसी सेनापति ने हमला किया था, तो आपका जवाब होगा मान सिंह ने। और कब किया था, तो 1591 में। मुंडा और संथाल जनजाति ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल में पाई जाती है। मुंडा और संथाल जनजाति झारखंड में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली तथा बेराज जनजातियां हैं। दक्षिण में कोरागा, बेतर, मरवार इत्यादि जनजातियां प्रमुख है। भील कहाँ फेमस है फ्रेंड्स, तो भील पश्चिम और मध्य भारत में प्रसिद्ध है। गोंड जनजातियां, तो यह मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोली और बेराज जनजातियां कहाँ प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब रहेगा कर्नाटक और महाराष्ट्र में। और अगर पूछा जाए कि कोरागा, बेतर और मरवार कहाँ है, तो ये दक्षिण में। और अगर भील के बारे में पूछा जाए तो पश्चिम और मध्य भारत में। और गोंड के बारे में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे खानाबदोश और घुमंतु लोगों के बारे में। तो फ्रेंड्स, खानाबदोश कौन थे, तो इनमें बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण थे। उनका कारवा टाड़ा कहलाता था। यानी जो लोग अपने कारवा में चलते थे तो उस कारवा को टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज ढुलाई के लिए करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम बंजारे ही करते थे। अब इसमें कुछ चीज़ों को हमें नोट करना है फ्रेंड्स, तो क्या है, तो विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों और सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि बंजारा लोग जो घूमते थे तो उनके कारवां को क्या कहा जाता था, और टांडा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसे आपको नोट करके रखना है, इसी के लिए मैंने नोट लगा दिया है। एक नोट 1 पहले चला गया, अब फिर है कि वर्ण की वजह जाति समाज के संगठन का आधार बनी। यानी इस वक्त और वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में उई और कोंडन उड़ियार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा विस्तार का भी वर्णन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में। तो ये कौन थे, तो वे गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एक जगह से दूसरी जगह ये लोग आते जाते थे, तो एक जगह पे स्थायी नहीं होते थे, इसलिए यह स्थानों को बदलकर कृषि करते थे। इसी के लिए इसे क्या कहा गया, स्थानांतरित कृषि कहा गया है। ठीक है।
गोंड जनजाति कई छोटी छोटी कुलों में बटी होती थी, जिसका अपना राजा या राय होता था। यानी इनके अपनी अपनी जो राजा होती थी, मुखिया अपना होता था, राय होता था। अकबरनामा में उल्लिखित गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। ये जो अकबरनामा में उल्लिखित है गढ़ कटंगा, तो इसमें कितने गांवों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो 70,000 गांवों के बारे में उल्लेख किया गया है। गोंड की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, राज्य गढ़ों में विभक्त थे और हर गढ़ का गोंड कुल का नियंत्रण था। यानी जैसे सबकी अपनी अपनी, जैसे गांव का अपना अपना विभाजन हुआ रहता ना कि इतने हिस्से तक इसका गांव, इतने हिस्से तक, मतलब कुछ लोगों का समूह बनाकर अपने अपने गांव बनाए हुए रहते हैं। वैसे राज्यों को गढ़ों में विभक्त कर दिया था और हर गढ़ का कुल पर नियंत्रण था, यानी गोंड कुल पर नियंत्रण था। ये फिर 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिसे 84 कहा जाता था। यानी ये जो गोंड लोग थे, ये लोग की अपनी जो ये जो अपनी इनकी व्यवस्था थी वो 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होती थी। इसी की वजह से इन्हें 84 भी कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों में मिलकर बनते थे। यानी 12-12 गांवों को मिलाकर ये बनाते थे। ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की थी। यानी उस वक्त जो ऐसा था कि लोग ब्राह्मणों को दान देते थे और उसे अनुदान कहा जाता था, यानी ब्रह्मदेव अनुदान। ठीक है, तो इसी की वजह से ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की थी। राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत में गढ़ कटंगा के राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि संग्राम शाह की उपाधि किस राजा ने धारण की थी, तो आपका जवाब होगा गढ़ कटंगा के राजा अमनदास ने। अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। अगर पूछा जाए आपसे कि अमनदास के पुत्र दलपत ने किस राजा की पुत्री से विवाह किया था, तो आपका जवाब होगा कि चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से। ठीक है, दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण, जो 5 वर्ष के, नाम पर शासन की कमान संभाली तथा 1565 में मुगल आक्रमण आसिफ खां के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था फ्रेंड्स, का डटकर सामना किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अहोम जनजाति के बारे में। तो ये लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। इन्होंने भुइयां यानी भूस्वामी राजनीति का दमन किया तथा चुटियो यानी 1523 और कोजहाजो यानी 1581 में राज्यों को जीता था। इन्होंने 1530 के दशक में ही आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था तथा 1660 के आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद तथा तोपों के निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अब हम जानेंगे इसके आगे। तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, जिसमें अहोमों की पराजय हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अहोम राज्य किस पर निर्भर था, तो आपका जवाब होगा बेगार पर। और ये लोग किस पे काम किया करते थे, तो जबरन काम किया करते थे और उन्हें क्या कहा जाता था, तो पाइक कहा जाता था। अहोम राज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, खेल तो हमारे खेल तो बच्चों, बड़े छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के लोगों भी कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो खेल को एक ट्रिक के माध्यम से रखिए कि अहोम का कुलों को मन जो विभाजित किया गया उसे क्या कहा गया, तो खेल कहा गया। अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। किसान को यहाँ ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी, जिसे राजा भी बिना समुदाय की अनुमति के वापस नहीं ले जा सकता था। शिव सिंह यानी 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को नहीं छोड़ा था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले किस भाषा में लिखा गया, तो पहले अहोम भाषा में, बाद में असमिया भाषा में। अब अन्यंत्र में हम मंगोल के बारे में जानेंगे कि पशुचारी और शिकार संग्राहक जनजाति थी। वे मध्य एशिया के घास मैदानों में बसे थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा कर शक्तिशाली सैन्य बल बना डाला। फिर 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई। उसका साम्राज्य रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था।
तो फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि आपको आज की सीरीज कैसी लगी। अगर आपको आज की सीरीज अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स, जहां से आप डायरेक्ट इनके थ्रू जुड़ सकते हैं। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।